गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल में आपका 5वां अध्याय, जिसमें आपको देखोगे जल के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। वैसे तो आप लोग 6वीं 7वीं 6वीं 5वीं 4वीं में जल के बारे में पढ़ा होगा और उसमें आपको पता होगा कि जल किसे कहते हैं या बिना जल के हमारे जीवन में किस प्रकार से परेशानी आती है। तो हम लोग जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल क्या है, जल कैसे हमको प्राप्त होता है, इसके बारे में, है ना। हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जल ही जीवन है और जल के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो जल के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जल हमको कहाँ से प्राप्त होता है। आपका जो 5वां अध्याय है वो उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। जल के बारे में सोचने से पहले आपके मस्तिष्क में क्या बात चलती है, और यहाँ आप जब आपके बारे में मतलब जल के बारे में जब आप सोचते हो तो नदी के बारे में सोचते हो, तालाब के बारे में सोचते हो, कुआं के बारे में सोचते हो, नलकूप के बारे में सोचते हो कि हाँ यहाँ से हमको जल प्राप्त होता है। किंतु वहाँ से हमको तो जल प्राप्त होता है, लेकिन उसमें जल कहाँ से आता है इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। इसमें देखेंगे रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हो और बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं और दोपहर तक का गड्ढे में जमा पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे सूखने लग जाता है। आम बात है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद पूरे आसपास के जो गड्ढे हैं, नदी नाले हैं, वो क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही समय बीतता है और सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो पानी सूख जाता है। और इसी में देखेंगे सूर्य का ताप के कारण से जल यहाँ पर वाष्पित होता है। उसका कारण क्या होता है कि गड्ढे का पानी क्यों सूखता है, क्योंकि जल इसमें सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं तेज, वो क्या होती है, उसके कारण से वो जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। ठंडा होने पर यहाँ पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में ले लेता है और फिर क्या करता है, वो वर्षा करता है। हिम अथवा इसमें सहिम और वृष्टि के रूप में ये क्या होता है, धरती में और धरती या फिर समुद्र के नीचे गिरते जाता है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण जो नदी नाले में जो पानी होता है, सूर्य की किरणें के कारण से क्या होता है, वो पानी वाष्पित बनकर ऊपर उड़ता है और ऊपर में जाकर आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो जो ये वाष्प की बूंदें होती हैं वो क्या होती है, ऊपर जाकर ठंडी होने लग जाती हैं और बूंदों में बदल जाती हैं और बूंदों में बदलने के बाद ये क्या होता है, वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है। तो यही जल क्या होता है, नदी नालों में से क्या होता है, नदियों से समुद्र में जाती है और धीरे धीरे जो बरसात होता है वो पानी जमीन में अवशोषित होता है, उससे भूमिगत जल प्राप्त होता है। तो इसमें हमको इस प्रकार से जल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से जल यहाँ पर लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है और यहाँ पर महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच में चक्कर लगाते रहता है, उसे ही हम जल चक्र कहते हैं। ये जल चक्र क्या है, जल चक्र में आपको देखोगे यहाँ पर जल चक्र कि जैसे पानी गिरता है, यहाँ पर पानी गिरकर फिर वाष्प बनता है, वाष्प बनकर बादल ऊपर उठता है, ऊपर उठकर फिर बादल बनता है, बादल बनने के बाद फिर वो बूंदों के रूप में बरस जाता है, फिर नदी महासागर में मिल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया चलते रहती है, वाष्पीकरण से जल, जल से वाष्पीकरण, तो यही जो प्रक्रिया होती है इसको हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। ये जल चक्र हमारी पृथ्वी में देखोगे, हमारी पृथ्वी में बलशाला के समान होती है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित थी वह आज भी मौजूद है। जो आज से बहुत पहले जो जल यहाँ पर हम उसका उपयोग करते थे, वो जल आज भी यहाँ पर किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, बरसात के पानी में। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो बरसात का पानी गिरता है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और ये नहीं कि वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो हमारे ही जगह में बरसता हो, वो जाकर बादल बनकर कहीं भारत
भारत से बाहर कोई दूसरे देश में जाकर बरसता होगा या फिर भारत में ही कई दूसरे राज्य में बरसता होगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और उसी में देखते हैं हम लोग, ये जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए करते हैं, वही कर रहे हैं। हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन बेनिस नदी पर बह रहा हो। अमेजन बेनिस नदी का जो जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ा होगा, बादल बनकर यहाँ होगा, और वही पानी हरियाणा के क्षेत्र में गिरा होगा, तो उससे हम आज सिंचाई कर रहे हैं। अलवण जल का मुख्य स्रोत नदी, ताल और इसमें सोत एवं हिमनद है। यह और महासागरों में समुद्र का जल अलवणीय होता है और इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या फिर खाने के उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हम नदी का पानी तो यहाँ जो बरसात का पानी गिरता है नदी नालों में वो रहता है, और जो भूमिगत जल होता है उसको हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। किंतु नदियों का पानी जब महासागरों में जाकर मिलता है तो वो लवणीय हो जाता है। लवणीय मतलब बहुत अधिक खारा हो जाता है, और खारेपन के कारण से वो जो समुद्र महासागर का पानी होता है उससे हम क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो यहाँ पर लवणीय जल भी होता है, अलवणीय जल भी होता है। इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। क्योंकि देखेंगे जो लवणीय जल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खारापन होता है, उसमें किसी भी चीज़ का उत्पादन संभव नहीं है, और ना ही उस जल को हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल का जो उपयोग करना है वो करते हैं हम। तो हमारे क्षेत्र में जो जल भूमिगत जल प्राप्त होता है, जैसे इसमें कुआं में, नलकूप में, या फिर देखेंगे नदियों के पानी में फिल्टर करके उसको फिर हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम पीने के लिए और अन्य कार्यों के लिए करते हैं। किंतु महासागरों का जो जल होता है वो उसको हम नमक बनाने के लिए ही करते हैं। आपकी पुस्तक में यहाँ ये जो चित्र दिया हुआ है, पूरे विश्व का चित्र दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से एक जो नक्शा आता है, पूरा विश्व का नक्शा आता है, उसको लेंगे और उसमें देखकर उसको भरकर कॉपी में चिपकाएंगे। अब देखते हैं जल का वितरण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह में 3/4 भाग में जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग, एक बात तो है कि आपको सभी को पता है कि पृथ्वी के 71% भाग में पानी है और 29% भाग में जल है। तो स्वाभाविक है कि हमको जल की कमी नहीं होनी चाहिए। किंतु फिर भी हमारे कई ऐसे देश हैं, विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर पानी की कमी है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जो हमारा राजस्थान वाला भाग है, जहाँ पर मरुस्थल है, वहाँ पर पानी की बहुत अधिक कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पृथ्वी के 71% भाग में तो जल है, तो हमको पानी की कमी होनी ही नहीं चाहिए। किंतु यहाँ पर जो हम उपयोग में लाते हैं जिस जल को, उस जल की मात्रा कम है। और जो जल पृथ्वी के 71% भाग में, आपको ये जो जल का वितरण दिखाया गया है आपकी पुस्तक में है सारणी के अनुसार से, इसमें देखेंगे महासागर में 97.3 सबसे ज़्यादा महासागरों में जल पाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग में जल है, तो सबसे ज़्यादा महासागर में जल की मात्रा है। फिर बर्फ छत्रक जो हिमालय पर्वत में बर्फ के रूप में ढका हुआ है, वो भी जल की मात्रा है। तो वो भी कितने प्रतिशत है? 0.2.0। भूमिगत जल की मात्रा आप देखेंगे तो 0.0 इसमें देखेंगे 6 और 8। झीलों का अलवण जल जो होता है वो किस प्रकार कितने मात्रा में है? 0.009। और स्थलीय समुद्र एवं इसमें जो भाग में पाया जाता है वो जल कितने मात्रा में है? जो नमकीन झीलें हैं वो कितना है? इसमें 0.009 है।
और वायुमंडल में कितना है, वायुमंडल में भी हम देखेंगे जल की मात्रा, क्योंकि जब जब हवा चलती है तो उसमें भी नमी होता है, और नमी इसलिए होता है, और उसी के आधार पर देखेंगे कि हम जब शुष्क होता है हवा तो गर्म लगता है, और जब हवा में नमी होती है तो वो हवा ठंडी लगती है ना। तो हवा में या फिर वायुमंडल में भी जल की मात्रा पाई जाती है, तो वो कितनी होती है 0.0019। और उसी प्रकार से नदियों में जो जल पाया जाता है वो कितना होता है 0.0001। ये पूरा मिलाकर आपका देखोगे 100% जाता है जो जल की मात्रा पृथ्वी पर पाई जाती है। यहाँ पर पृथ्वी में 71% भाग में जो जल है उसको भी अलग अलग भागों में बांटकर बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। सभी को पता है कि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है, तो जीवन के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य साधन को यहाँ पर बर्बाद करते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति को प्यास लगती है तो उसका प्यास इससे बुझता है, उसको जब तक हम जल नहीं प्राप्त होगा, मतलब जल पीने के लिए नहीं मिलेगा, पानी नहीं पीने के लिए मिलेगा, जब तक उसका प्यास नहीं बुझेगा। और इसी को ये हमारे लिए एक बहुमूल्य साधन है। बहुमूल्य साधन है इसलिए कि इसके बिना हमारा कोई भी काम संभव नहीं हो सकता, हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो इतने बहुमूल्य साधन को अगर हम बर्बाद करते हैं तो आने वाले भविष्य में हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो जल का उपयोग हम कर रहे हैं अगर उसको हम बचा कर रखते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आगे के लिए बहुत सुरक्षित रहेगा। किंतु अगर हम उसको अभी से बर्बाद करते रहेंगे तो आने वाले समय में एक समय ऐसा होगा कि वहाँ हमको जल की प्राप्ति, मतलब जो जल हम उपयोग में लाते हैं वो जल हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं महासागरीय परिसंचरण किस प्रकार से होता है। समुद्र तट पर लगे पैर, यहाँ पर पैर चलने से बहुत कुछ इसमें जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम तथा बालू ठंडी, पवन समुद्री पक्षी और वायु में लवणीय तथा गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ यहाँ पर सम्मोहित करके यहाँ पर करने वाला प्रतीत होता है। अगर आप कभी महासागर या समुद्र के तट पर गए होंगे तो वहाँ पर का जो वातावरण देखने को मिलता है वही वातावरण के बारे में इसमें बताया गया है कि जब हम समुद्र के किनारे जो रेत होती है उस पर चलते हैं तो एक अलग सा अनुभव होता है। वो आसपास जो पक्षियाँ होती हैं, वो आसपास जो समुद्र की लहरों की आवाज़ होती है, और जो ये पूरा चीज़ एक उस क्षेत्र को बहुत ही सुंदर बनाकर रखता है। और यहीं पर देखेंगे ताल एवं झील के शांत जल में विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है, और इसमें देखेंगे यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों में गतियों को हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे हम तरंगे हैं, ज्वार भाटा हैं एवं धाराएं हैं। यहाँ पर देखेंगे समुद्र की जो लहरें होती हैं, महासागरों की जो लहरें होती हैं वो कभी भी शांत नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें हमें 24 घंटे में ज्वार और भाटा उठते रहता है और समुद्र की लहरें उठते रहती हैं। इसमें देखेंगे जो समुद्र की लहरें दिन में एक दिन में 2 बार ज्वार और भाटा आता है 24 घंटे में। तो इसके ज्वार भाटा आने के कारण से समुद्र के किनारे जो हवाएं चलती हैं उसके कारण से वो लहरों के, तो यहाँ पर जो शांत वातावरण होता है वो शांत वातावरण होता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत अगर देखा जाएगा तो समुद्र के जो किनारे का जो वातावरण होता है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और बहुत ही सुंदर दृश्य वाला होता है। तो इसको हम बनाए रखने के लिए हमको ये चाहिए कि लोगों को जागरूक करना बहुत अधिक आवश्यक है कि यहाँ पर हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उसको हम सुरक्षित करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो समुद्र के किनारे जो तरंगे उठती हैं वो किस प्रकार से उठती है, ये तरंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें तरंग तट के गेंद पर से खेलते समय यहाँ पर जब गेंद जल में गिर जाती है तो वह क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। और ये कैसे तरंगे के साथ यह गेंद तट के
तट में वापस आ जाता है। अगर आप कभी समुद्र के किनारे गेंद खेलते हैं तो गेंद क्या होता है, खेलते खेलते समुद्र की लहरों में चले जाता है, किंतु समुद्र की लहरें ऐसे होती है कि वो फिर से जब वापस आती है तो आपका जो गेंद होता है वो गेंद फिर से वापस आ जाता है। तो ये जो तरंगे उठती हैं ये हवाओं के साथ उठते हैं। हवा जब समुद्र से जमीन मतलब समुद्र से स्थल की ओर जब हवाएं चलती हैं तो वो लहरें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, और जब स्थल से समुद्र की ओर जब लहरें उठती हैं, वो जो तरंगे उठती हैं, तो फिर वो तरंगे वापस समुद्र के अंदर चले जाता है। तो ये वातावरण इसमें दिखाया गया है आपका चित्र में। देखिए समुद्र की जो तरंगे हैं वो किस प्रकार से उठती हैं। यहाँ पर देखेंगे तूफान में तेज वायु चलने पर यहाँ पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके कारण से अत्यधिक मतलब अधिकांश विनाशकारी होता है। वो भूकंप है, ज्वालामुखी का उद्गार है, वह जल की नीचे भूस्खलन के कारण से महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। यहाँ पर जो आने वाली जो प्राकृतिक आपदा होती है, आप देखे होंगे कि अभी समय समय पर समुद्री तरंगों के कारण से, समुद्री लहरों के कारण से क्या होता है, समुद्री तूफान आता है, और वो जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। ये किसके कारण से होता है, ये तरंगों के कारण से ही होता है। जैसे यहाँ पर बताया है आपको भूस्खलन। भूस्खलन किसे कहते हैं, जब पानी, बरसात का पानी धीरे धीरे गिरता है और पहाड़ी क्षेत्रों का जो भाग होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, भूमि धंसने लग जाती है, खसकने लग जाती है, पहाड़ गिरने लग जाते हैं, उसको हम भूस्खलन के नाम से जानते हैं। ये भूस्खलन भी होते हैं जिसमें देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप, यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठ जाती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक का यहाँ पर विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है तथा 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से ये सुनामी तरंगे उठती हैं, और समुद्री लहरों या समुद्री तूफान का नाम से हम इसको जानते हैं। जैसे 2004 में जो सुनामी आया था वो बहुत ही विनाशकारी और बहुत तेज गति से आया था, जिसके कारण से यहाँ पर जो उसके समुद्र तटीय क्षेत्रों में बसे हुए जो लोग थे वे लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो समुद्र की जो लहरें हैं हवाओं के साथ ही उठते हैं और उसके साथ क्या होते हैं, समुद्र के अंदर चले जाते हैं और अंदर। तो ये समुद्र की तरंगों के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। तो जल हमारे लिए आवश्यक है, और जल कितने प्रकार से यहाँ पर अलग अलग भागों में हमको देखने को मिला है। इसमें तरंगों के रूप में देखने को मिलता है, समुद्र में ज्वार भाटा के रूप में देखने को मिलता है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन जलों का उपयोग करते हैं, अलवणीय जल जिसमें लवण युक्त नहीं होता है, वो जल हमारे उपयोग के लिए आते हैं, पीने के काम में आते हैं, काम करने के काम में आते हैं। तो इसको किस प्रकार से संरक्षित करना है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन किए हैं। तो बच्चों इस पाठ को आप बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, ताकि आप लोग इस पाठ को बारीकी से अध्ययन करोगे तो आपका छोटा छोटा जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।